हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एक्सरसाइज हमारा 4.2 यानी कि 4.1 फिनिश हो गया है। अब मैंने 4.1 में आपको बताया था कि स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं, लेकिन बाय द किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताऊंगा कि स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट फाइंड करने के लिए। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। आपको दो मेथड यूज करने हैं इस चैप्टर में। एक तो स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है आपको रूट्स निकालने में, एंड लास्ट एक्सरसाइज में आप यूज करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अब रिमूव कर दिया एनसीईआरटी ने। ठीक है, तो अब वो मेथड यूज नहीं होगा। अच्छे से समझ लेना है कि स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है। तो आपको मैं पहले समझा देता हूँ स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। जैसे देखो, सॉल्यूशन करूंगा मैं यहाँ पे, तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट ही यूज कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो कभी कभी हो सकता है कि सिस्टमेटिक मैनर में ना दे रखी हो, यानी कि ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू पहले दे रखी हो और बीच में दे रखा हो एक्स स्क्वायर, एंड फिर दे रखा हो आपको कांस्टेंट वैल्यू। तो पहले इसे रीअरेंज कर देना। ठीक है, रीअरेंज मतलब पहले हाईएस्ट डिग्री रखना, उसके बाद उससे छोटी डिग्री, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। ये ध्यान रखना है इस चीज को। एंड उसके बाद करने के बाद इसे कंपेयर करना। क्या करना है इसको, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे कंपेयर करना है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0 से। इसे क्या करना, कंपेयर करना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे आपको देखोगे, जब कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 1। क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 1। अब ऐसे ही यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -3। कितना हो गया, बी इज इक्वल टू -3। एंड इसी तरीके से सी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 10। समझ में आया। तो मेरा ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गया। अब जब मैं स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करता हूँ या यूज करता हूँ, तो कैसे करता हूँ वो समझ लीजिए। देखो, मैं एक कंडीशन को फॉलो करता हूँ कि जैसे मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ बी क्या है, ये -3 है। तो बी को मेरे को क्या करना है, मेरे को किसी को नहीं करना, मेरे को स्प्लिट जो करना है उसमें बी को करना है, मिडिल टर्म को करना है इसकी को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा कंडीशन है वो ए और सी का जो मल्टीप्लाई है वो क्या आना चाहिए, b1 इंटू बी2 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ तो b था, ये b1 b2 क्या आ गया, इसी को मैंने स्प्लिट किया दो पार्टों में, b1 एंड b2 में। अब आप यहाँ क्लियर समझ लीजिए कि जो b1 एंड b2 क्या है वो अकॉर्डिंग टू ac के आएंगे, यानी कि पहले से b1 b2 को क्या करना है, स्प्लिट नहीं करना, पहले a और c का मल्टीप्लाई करना है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, b1 एंड b2 को, b को स्प्लिट करेंगे b1 एंड b2 में। ठीक है, तो मेरा a क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 लिख लिया, इंटू सी क्या है मेरा यहाँ पे -10। समझ में आया। तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, ये -10। अब मेरे को -3 को इस तरीके से स्प्लिट कर रहा है कि वो -10 आ जाए। कब आ जाए, जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूं, एंड जब मैं उसको प्लस करूं तो वापस वही वैल्यू क्या हो, रिटेन हो, जो मैंने पहले ले रखी थी, यानी कि -3। प्लस करने पर वापस वैल्यू वही रिटेन हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पर वो ए और सी के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो, जब छोटी वैल्यू होगी तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, और बड़ी वैल्यू होगी तो हम ए और सी का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके उसे देखेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ कितना है, -10, और b1 b2 को में स्प्लिट करना है किसको, b को। तो अभी देखो, एक चीज देख लेना कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो अपने माइंड में याद रख लेना कि एक तो पॉजिटिव लेना है और दूसरे को नेगेटिव लेना है, तभी नेगेटिव वैल्यू आती है। आप फर्स्ट को नेगेटिव ले लो, सेकंड को पॉजिटिव ले लो, या फिर फर्स्ट को पॉजिटिव ले लो, सेकंड को नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा क्या है, अपोजिट साइन ही यूज करने, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। जब आंसर पॉजिटिव में आए तो ध्यान रख लेना, दो कंडीशन बनती हैं, या तो दोनों ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, या फिर दोनों ही वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये ध्यान रख लेना। और यदि नेगेटिव साइन आ रहा है तो दोनों वैल्यू क्या है, अपोजिट साइन शो कर रही है, यानी फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव लिया तो सेकंड वैल्यू नेगेटिव होगा, यदि मैंने फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव लिया तो सेकंड वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बड़ी वैल्यू मेरे को नेगेटिव लेनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मेरे को दो कंडीशन पता है कि 10 कब आएगा, जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करूं, 2 का मल्टीप्लाई करूं 5 से तो 5 टू जा क्या होता है, 10 होता है, या फिर 1 इंटू 10 करूं तब 10 होता है। उससे पहले कोई भी ऐसा दो मेरे को नंबर नहीं है जिसके मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए। तो यही दो कंडीशन है यदि मैं सिंपल नंबर्स में यूज करूं तो। ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह ना करूं तो 1 का मल्टीप्लाई यदि मैं 10 करता हूं तब भी 10 आता है, लेकिन जब मैं बड़ी वैल्यू को नेगेटिव लूंगा एंड छोटी वैल्यू को क्या लूंगा, पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इस केस में दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, रिटेन -9।
लेकिन -9 नहीं है तो क्या है, -3 है। इसीलिए ये कंडीशन क्या होती है, गलत हो जाती है। जैसे समझ लो इस चीज को, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे b1 कितना ले लिया, -10 ले लिया, ठीक है, एंड b2 क्या लिया मैंने यहाँ पे 1 लिया। अब दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या होगा, ऐड करने पर ये -9 बनाएगा, क्या बनाएगा, -9। लेकिन मेरा यहाँ क्या है, -3 है, यानी कि ये b1 इंटू b2 करने पर -10 तो हो रहा है, लेकिन ऐड करने पर 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन सही नहीं है। समझ में आ रहा है, ये कंडीशन क्या है, सही नहीं है। अब देखो दूसरा पार्ट, यदि मैं ऐसा करता हूं और दूसरा क्या रहा है, 5 का मल्टीप्लाई यदि मैं 2 से करता हूं तब भी 10 आता है, ठीक है। तो यदि सपोज करो मैं b1 को क्या मान लेता हूं यहाँ पे माइनस का 5 एंड b2 को यहाँ पे क्या मान लेता हूं मैं प्लस का 2। अब दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो वापिस मेरा क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, जो कि b को मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं b1 इंटू b2 को, तब भी वो कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। इसका मतलब मेरे को पता चल गया क्या कंडीशन यूज करनी है, b1 एंड b2 की मेरे को बड़ी वैल्यू मेरे को, बड़ी वैल्यू से मतलब ये मत समझ लेना कि अब ये तो नेगेटिव नंबर है यार, नेगेटिव जितना बड़ा होगा उतना छोटा होता जाएगा, वो कंडीशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एज एजम्पशन के तौर पे मान रहे हैं हम, ठीक है। तो b1 मेरे को यहाँ पे क्या बन रहा है 5 इंटू b2 क्या बन रहा है मेरे यहाँ पे 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -10। इसका मतलब मेरे को पता चल गया क्या करना है, क्या करना है। देखो अब जब मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो ए वाली टर्म से कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है और कौन से टर्म से कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, क्योंकि मैं स्प्लिट बी टर्म को किया है तो इन दोनों को क्या करूंगा, बी टर्म में ही रखूंगा। कैसे, देखो x², अब माइनस का क्या करना है 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। समझ में है, मैंने ए से वाली टर्म से कोई छेड़छाड़ी नहीं करी, x² तो x² एज इट इज लिखा है एंड कांस्टेंट टर्म को एज इट इज रखा है। जब मैंने स्प्लिट इस बी टर्म को किया था तो बी को ही मैंने ये चीज रखी है। अब यहाँ पे क्या करना, पेयर करना है, इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो। यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, x को मैं ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा, x को बाहर निकाला दो x बचे। ये कैसे होता है, देखो यहाँ मेरा x² है, अब मैं इसमें से x को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, मेरा x ही तो आएगा, तो वही चीज x बचा। अब मैं यहाँ 5x में यदि x से डिवाइड करूं तो x से क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे वही चीज है माइनस का बेटा 5, ठीक है। अब यहां से क्या ले सकता हूं मैं, देखो यहाँ पे जो चीज आती है फर्स्ट ब्रैकेट में यानी कि x -5, इधर भी x -5 ही कॉमन बचना चाहिए। तो उसके लिए क्या करूं, x बचना चाहिए, यहाँ तो 2x है तो सिंपल सी बात है 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या कितना, x माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आया नहीं आया। अब देखो यहाँ पे दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो x -5 मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा x प्लस 2। जब यहां से x -5 बाहर निकाला तो क्या बचा x, इधर से x -5 बाहर निकाला तो कितना, 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरा x इज इक्वल टू क्या हो गया, एक तो 5 हो गया और दूसरा क्या हो गया x इज इक्वल टू -2। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसी बेस पे बाकी दोनों पार्टों को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लो, x² 2x² प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। a और c को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आता है 12 आता है, और 12 की कंडीशन में मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। और 12 कैसे आता है, 3 इंटू 4 करने पर 12 आ जाता है, या फिर 6 इंटू 2 करने पर 12 आ जाता है, या फिर 1 इंटू 12 करने पर 12 आ जाता है। यदि मैं 1 एंड 12 को रिलेशन को सॉल्व करूं तब तो मेरा 11 आएगा। समझ में आया, प्लस का। एंड जब मैं 2 और 4 की रिलेशन को सॉल्व करूंगा तब भी मेरा कितना आएगा, 2 में से यदि 6 को माइनस करूं या फिर बड़ी वैल्यू में 6 रखूं उसमें से 2 माइनस करूं तब मेरा 4 आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा है। लेकिन यदि मैं 3 इंटू 4 की रिलेशन को सॉल्व करूं तो यदि बड़ी वैल्यू में 4 रखता हूं, छोटी वैल्यू 3 रखता हूं, तब उसको सॉल्व करने पर मेरा क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो यानी ये कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। देख लो 2x² प्लस का बेटा 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लिया 2x, क्या बचा x प्लस के क्या 2 माइनस का 3 कॉमन लिया x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है x प्लस 2, क्या बचा 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के इक्वल है। x इज इक्वल टू इस केस में क्या आ गया -2 एंड इस केस में क्या हो गया x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्या है, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। अब 7 को किस तरीके से स्प्लिट करो,
कि वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, यानी कि यहाँ पे √2 है और ये 5√2 यानी कि 10 हो जाए। सिंपल सी बात है, 5 2 से 10 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या रखनी है, पॉजिटिव, प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 5√2। देखो यहाँ क्या कॉमन ले सकता हूँ, √2x, क्या बचेगा x प्लस का √2, इधर क्या कॉमन ले लूँ मैं 5, क्या बचेगा x प्लस का √2 इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन हो गया x प्लस के √2 और √2x प्लस के 5 इज इक्वल टू बेटा 0। यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का √2 एंड x इज इक्वल टू -5/√2। होप कर रहा हूँ इसके पहले तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके अदर पार्ट्स के